चले जी, क्वेश्चन 96, फिलिप एंड चार्ल्स। ठीक है भाई, क्वेश्चन 96 दैट इज फिलिप एंड चार्ल्स। क्या कह रहे हो? Philip and Charles are father and son. The following information is available for the tax year 21-22. Philip Wind retired at the age of 55 during the tax year 21-22. Philip received pension income of 15,000 and building society interest of 14,600. ये आपको याद होगा कि मैंने कल वाली क्लास में आपको ये बात बताई थी कि जो पेंशन रिसीव्ड है दैट इज योर नॉन सेविंग इनकम। ऐसे ही ना भाई, कल जो हमने एक सवाल किया था पेशेंस वाला 102, ऐसे ही ना 102 पेशेंस वाला जो सवाल किया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो पेंशन रिसीव्ड होता है ना दैट विल बी कंसीडर्ड एज योर पेंशन रिसीव्ड विल बी कंसीडर्ड एज योर नॉन सेविंग इनकम। यार एक तो भाई पानी की बोतल दे दो, ब्लैक मार्कर दे दे 3-4। अच्छा, पहले सवाल में उससे क्या पूछा है? पहले सवाल में उससे यही पूछा है कि जी व्हाट इज फिलिप इनकम टैक्स लायबिलिटी फॉर द टैक्स ईयर 21-22। तो सिंपल है, पेंशन नॉन सेविंग है और इंटरेस्ट क्या है? सेविंग है। प्रोफार्मा के जरिए टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट हो जाएगी। तो मैंने कहा जी एक कॉलम बन जाएगा टोटल का, एक बन जाएगा नॉन सेविंग का, एक बन जाएगा सेविंग का। मुझे बताया पेंशन कितनी थी? 15,000, और ये चली जाएगी किसमें? नॉन सेविंग में। फिर उसके बाद आपके पास इंटरेस्ट कितना था? 14,600, और ये चला जाएगा सेविंग के अंदर, प्लस करके हमारे पास आ जाएगी टोटल इनकम। जी भाई जरा टोटल इनकम बता दें। 29,600। ठीक हो गया। मैंने कहा जी टोटल इनकम आ गई हमारे पास कितने की? 29,600 की। क्या माइनस करूंगा मैं इसमें से? पर्सनल अलाउंस कितना? 12,570। तो मैंने कहा जी ये माइनस हो जाएगा। 12,570 माइनस होगा तो हमारे पास क्या कैलकुलेट हो जाएगा? टैक्सेबल इनकम कितनी? 17030। सही, ये हो जाएगा 17030, और ये 2430, और ये आ गया 14,600। बस इस पे रेट्स अप्लाई हो जाएंगे तो हमारे पास टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट हो जाएगी। तो जरा बताएं पहले वाले का आंसर क्या बन रहा है वैसे? 3206 क्या आ रहा है? 2692। ठीक है, 2430 इस पर कितना परसेंट लगेगा? 20%, 486। ये खत्म हो गया। अब इसकी बारी आई, उठाए स्लैब कैलकुलेटर। पहला स्लैब कितने का था? 5,000 वाला, क्योंकि इसमें वो वाले स्लैब लगेंगे जब आपकी इनकम 5,000 से कम है। तो आपने कैलकुलेटर उठाया और कैलकुलेटर उठाकर आपने 5,000 में से 2430 माइनस किया, तो पहले स्लैब में से क्या बचा? 2570 पर कितना परसेंट? 0%। सही भाई। फिर उसके बाद 1000 पर एनआरबी मिलेगी 0%, यानी कि 2570 और 1000 टोटल 3570 पर कितना परसेंट लगेगा? 0% लगेगा। तो मेरे भाई 14,600 में से 3570 पर 0% लगा। एक्सेस अमाउंट बताओ क्या बचा? कितना? 11030, और इस पर कितना परसेंट लग जाएगा? 20%, 2206। किस चीज का? नहीं बेदोस, मैंने पूरा लिखवाया था, तो प्रैक्टिस मैंने करवाई थी कि अगर आपकी नॉन सेविंग इनकम 5,000 से कम है तो कंबाइंड टैक्स रेट्स अलग हैं, और अगर नॉन सेविंग इनकम 5,000 से ज्यादा है तो कंबाइंड टैक्स रेट्स अलग हैं। नहीं ऑब्वियस सी बात। सही है भाई, रजिस्टर खोलेंगे इंशाल्लाह नजर आएगा आपको। ये बस रजिस्टर खोलने की देर है, सब लिखा हुआ बकायदा तौर पे नजर आ रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2, इनकम कितनी है उसकी? 1,12,400।
तो उसने पूछा कि जी पर्सनल अलाउंस कितना होगा, लेकिन सवाल में एक और चीज भी है, गिफ्टेड डोनेशन। तो हमने क्या पढ़ा था कि जब सवाल में गिफ्टेड डोनेशन होता है तो फिर पर्सनल अलाउंस का फैसला टोटल इनकम पर नहीं होता, बल्कि किस पर होता है, एडजस्टेड नेट इनकम के ऊपर होता है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं पर्सनल अलाउंस की वर्किंग करने जाऊंगा फॉर क्वेश्चन नंबर 2, तो मैं उसकी लेता टोटल इनकम सबसे पहले, कितनी आएगी, 112,400, सही भाई। तो ये अमाउंट कितनी आ जाएगी, 112,400। फिर इस 112,400 में से मैं क्या माइनस करूंगा, 800 एज अ गिफ्टेड डोनेशन। 800 माइनस करके मेरे पास क्या आ जाएगा, एडजस्टेड नेट इनकम 111,600। फिर मैं इसे कंपेयर करता इनकम लिमिट से, कितनी है इनकम लिमिट, 1 लाख। तो मेरे पास आती है एक्सेस इनकम 11,600, और हमने पढ़ा है कि पर्सनल अलाउंस रिड्यूस होगा एक्सेस इनकम के हाफ से, यानी कि 11,600 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 5800। तो मेरे भाई मेरा स्टैंडर्ड पर्सनल अलाउंस कितना है, 12,507, और 5800 से रिड्यूस हो जाएगा तो क्या बचेगा, 6,770। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा बी। जी भाई, क्लियर है बात यहां तक। फिर उसके बाद देखिए, फिर आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कह रहा है, क्या मांग रहा है आपसे, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ क्लास 4 NIC। अच्छा देखिए, क्लास 4 NIC के रेट्स आपके पास लिखे हुए होंगे, कितने थे, पाउंड 1 से 9568 पर 0%, 9569 से लेकर 50270 तक 9%, और उससे एक्सेस पर 2%। अब रेट्स आपके पास लिखे हुए, ये सवाल आप खुद निपटा सकते हैं। और ये रेट्स लगते हैं किस पर है, टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट पर। और सवाल के मुताबिक टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट कितना है मेरे भाई, 1,12,400। यानी कि मैं इस 1,12,400 के ऊपर क्लास 4 NIC के रेट्स अप्लाई कर दूंगा, जो कि आपके रजिस्टर में इस वक्त लिखे हुए पाए जाएंगे। मैं सिर्फ रेट्स अप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आंसर कैलकुलेट हो जाएगा, हमें और कोई मजीद मेहनत करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है बात यहां तक। तो मुझे बता दें कि सॉल्व किया किसी ने, आंसर क्या आ रहा है इसका, 49, ठीक है, 4906। ठीक है भाई, सिंपल सी कहानी है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में उससे क्या गए, What was the total available annual allowance available to Charles for pension contribution for the tax year of 21-22? ठीक है, टोटल कितना है, 40,000, 95,000। क्या बात है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 95,000। मेरे भाई पिछले 3 टैक्स ईयर का भी तो आप कंसिडर करें ना, वो जो अनयूज अलाउंस आता था सर, वो कौन लेकर आएगा। आपको लग रहा है इतना सीधा सवाल देगा वो 40,000 आंसर टिक करेंगे और आप एंजॉय करेंगे जिंदगी। बेटा नर्सरी का पर्चा हो रहा है क्या। जरा देखें आखिरी पैराग्राफ में, क्वेश्चन में आखिरी पैराग्राफ में क्या कह रहा है, चार्ल्स हैज बीन अ मेंबर ऑफ पर्सनल पेंशन स्कीम सिंस May 2019, यानी कि 19-20। तो इसका मतलब है कि मैं पिछले कितने सालों की अनयूज अलाउंस को इस्तेमाल कर सकता था, 2, 19-20 और 20-21। लेकिन उसने कहा जी 19-20 में उसने कितना कंट्रीब्यूट किया है, 25,000। 40 में से कितना कंट्रीब्यूट किया, 25। तो बताओ 19-20 का अनयूज कितना बाकी है, 15,000। तो मैंने कहा जी 19-20 का अनयूज 15, 19-20 का अनयूज कितना, 15। फिर 20-21 का अनयूज कितना, पूरा 40, और 21-22 का अनयूज कितना, पूरा 40। इसका मतलब है कि जो टोटल अमाउंट आप एनुअल अलाउंस पेंशन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, दैट इज 95,000। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। हाँ,
टैक्स ईयर काउंट करते हैं ना, टैक्स मंथ्स नहीं काउंट करते, हम टैक्स ईयर काउंट करते हैं। बस जिस टैक्स ईयर में बनेगा बस उससे आगे ऑनवर्ड्स आप अनयूज अलाउंस इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ उसी ईयर का भी होगा। ठीक हो गया भाई। Question number 5. Charles had considered making payments of 6,880 into a personal pension scheme during the tax year 21-22. सही, जो 6,880 है इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर पेंशन के अमाउंट के आगे कुछ भी मेंशन ना हो तो वो बाय डिफॉल्ट क्या माना जाएगा, नेट मानी जाएगी। उसको हम क्या करेंगे, ग्रॉस करेंगे, और ग्रॉस करने के लिए मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 80। ऐसे ही है, उठाएं जरा कैलकुलेटर, इसको मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 80 करें। मैंने कहा जी 6,880 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 80 कितना आया। अच्छा, इन दोनों के दरमियान अमाउंट का कितना डिफरेंस है, 1720। ये 1720 किसने पे किए होंगे, HMRC ने। ये बात हमने पढ़ी थी ना भाई, ये बात मैंने आपको दोनों जगह पे पढ़ाई थी, गिफ्ट डोनेशन के अंदर भी और पर्सनल पेंशन के अंदर भी, कि बेसिकली जो नेट और ग्रॉस के दरमियान का डिफरेंस होता है, ये बेसिकली वो अमाउंट होती है जो कि आपके बिहाफ पे कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो कि आपके बिहाफ पे HMRC कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, तो हम इसे वो अमाउंट कंसिडर कर रहे होते हैं। इसका मतलब है कि मेरी जेब से गया 6,880, HMRC की जेब से गया 1720, तो टोटल अमाउंट जो कंट्रीब्यूट हुई पर्सनल पेंशन के अंदर वो हुई 8,600। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये पॉइंट क्लियर है भाई सबको। अब आगे बढ़ जाएं। अब उसने नीचे 4 ऑप्शन दिए, पूछ रहा है ट्रू या फॉल्स। पहला वाला, हिज बेसिक रेट बैंड फॉर द टैक्स ईयर 21-22 वुड हैव बीन इंक्रीज्ड बाय 8,600। वो कह रहा है जी पहला वाला स्लैब बढ़ जाएगा 8,600 से, क्या वो सही कह रहा है, क्या वो सही कह रहा है, नहीं, क्यों, सही कह रहा है कि नहीं कह रहा है, ट्रू है भाई, सही तो कह रहा है, इसमें टेंशन वाली क्या बात है। हल्का सा थोड़ा सा आवाज ऊपर करके सवाल पूछना थोड़ा डर जाते हैं भाई, सही तो कह रहा है, स्लैब्स बढ़ेंगे ना 8,600 से। पर्सनल पेंशन की तो 2 ही वर्किंग थी, टैक्स रेट्स की और दूसरी पर्सनल अलाउंस की। हमने क्या पढ़ा था कि पर्सनल पेंशन की ग्रॉस अमाउंट से आपके टैक्स रेट्स क्या हो जाते हैं, एक्सटेंड हो जाते हैं। तो उसने बोला है कि जी आपका 8,600 जो कि पर्सनल पेंशन की ग्रॉस अमाउंट है, उससे पहला वाला स्लैब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मैंने कहा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ट्रू है पहली स्टेटमेंट। दूसरी, his taxable income for the tax year 21-22 would have been reduced by 8,600। मैंने कहा ये फॉल्स है, क्योंकि पर्सनल पेंशन का डायरेक्ट इफेक्ट टैक्सेबल इनकम पर नहीं होता। फिर तीसरे में उसने कहा जी HMRC would have paid 1,376। फॉल्स है, क्योंकि HMRC कितना पे करेगा, 1,720 की अमाउंट पे कर रहा होगा। और चौथे वाले में उसने कहा जी his personal allowance would have increased by 4,300 in the tax year 21-22। वो कह रहा है जी उसका पर्सनल अलाउंस कितने से बढ़ जाएगा, 4,300 से। ये कितना था, अगर इन केस पर्सनल पेंशन में कंट्रीब्यूशन है तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि पर्सनल पेंशन और गिफ्ट एड डोनेशन जुड़वा भाई थे, याद है ना, यानी कि दोनों का काम एक ही है। तो अगर मैं पर्सनल अलाउंस की वर्किंग करने जाता तो मैं लेता टोटल इनकम कितनी, 1,12,400, और इसमें से माइनस करता गिफ्ट एड डोनेशन और पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन की ग्रॉस अमाउंट। उठाए कैलकुलेटर, तो ये होता 8,600 और 800 कितना हो जाता, 9,400। सर मैं 9,400 माइनस करता तो मेरे पास आता एडजस्टेड नेट इनकम 1,00,000। इसको किससे कंपेयर करेंगे, इनकम लिमिट 1,00,000 से। मेरे पास एक्सेस क्या आता, 3,000। पर्सनल अलाउंस रिड्यूस होता है एक्सेस इनकम के हाफ से, तो 3,000 का हाफ कितना आएगा, 1,500। मेरा स्टैंडर्ड पर्सनल अलाउंस कितना है, 12,570। कितने से कम हो जाएगा, 1,500 से। 1,500 से कम होकर क्या रह जाएगा, 11,000, 11,070।
पहले कितना था 6770, अब कितना हो गया 11070, कितने से बढ़ गया 4300 से। तो इसका मतलब है कि आखिरी वाली स्टेटमेंट सही है। पर्सनल अलाउंस बढ़ जाएगा 4300 से और आपकी आखिरी वाली स्टेटमेंट सही। रजिस्टर खोलें इससे पहले के 18 जुलाई को ACCA का मैसेज ना खोला जाए। जून अटेम्प्ट का रिजल्ट 18 जुलाई का, टेक्स्ट मैसेज पे रिजल्ट आ जाएगा सुबह फजर के टाइम पे। जो पूरे 6 महीने की हरकतें अल्लाह मियां वो भी तो देख रहा है, उस दिन की फजर की नमाज थोड़ी देखेंगे। चलिए जी, उसके बाद वाला सवाल देख लें। अगला सवाल कौन सा है? इदरीस भाई, भाई इदरीस। अच्छा, भाई इदरीस का ऑप्शन हम पहले पार्ट बी करेंगे, पहले पार्ट बी किया जाएगा। क्वेश्चन 110, क्वेश्चन 110 का पार्ट बी जरा पढ़ना स्टार्ट कर दें। 110 का पार्ट बी। चले जी, क्वेश्चन 110, और मैंने कहा था कि हम इसका पहले पार्ट बी करेंगे क्योंकि पार्ट ए थ्योरेटिकल है, वो मैं बताऊंगा कि उस पर क्या होगा, किस तरीके से लिखा जाएगा। लेकिन फिलहाल पहले हम पार्ट बी कर लेते हैं। और पार्ट बी में वही कॉन्सेप्ट है जो कि हमने लास्ट क्लास में कवर किया था, दैट इज कैश बेसिस ऑप्शन। सही ना? उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट आ रहा है? उसमें आ रहा है कैश बेसिस ऑप्शन का कॉन्सेप्ट आ रहा है। और कैश बेसिस ऑप्शन के अंदर मैंने आपको बताया भी था कि देखिए, नॉर्मली आप ये याद रखिएगा कि जब आप कैश बेसिस ऑप्शन का सवाल सॉल्व करने जा रहे होंगे ना, तो एग्जामिनर तुमसे दोनों चीजें कैलकुलेट करवाएगा। नॉर्मली एग्जामिनर दोनों चीजें कैलकुलेट करवाता है, यानी कि वो आपसे कैलकुलेट करवाएगा अक्रूवल बेसिस भी, प्लस वो आपसे कैलकुलेट करवाएगा कैश बेसिस भी। दोनों चीजें वो आपसे कैलकुलेट पर्टिकुलरली करवा रहा होगा। अच्छा, जरा देख लेते हैं सवाल की रिक्वायरमेंट में 3 चीजें। Calculate Idris tax adjusted trading profit for the year ended 5th April 2022 assuming he uses the normal accrual basis. एक, state why Idris is entitled to use the cash basis and calculate Idris tax adjusted trading profit for the year ended 5th April 2022 assuming he used the cash basis. 2, और फिर उसने कहा जी state which basis would be more beneficial. अच्छा, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं, ये बात मैंने आपको कल वाली क्लास में भी समझाई थी कि भाई ये बात आपको पता चल जानी चाहिए कि कौन सा बेनिफिशियल है। तो मैंने बताया था कि दोनों में से जिसका प्रॉफिट कम होगा वो आपका ज्यादा बेनिफिशियल कंसिडर किया जा रहा होगा। और उसके बैक हैंड पे जो भी उसकी लॉजिक थी वो पूरी मैंने आपको कहानी समझा भी दी थी और सुना भी दी थी। तो अगर मैं इस सवाल को अक्रूवल बेसिस के मुताबिक सॉल्व करने जाऊं, यानी कि पॉइंट नंबर ए, तो मैंने कहा जी ए में मैं सवाल को कहां से स्टार्ट करूंगा? नेट प्रॉफिट से। सिंपल सी कहानी है, सवाल स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम नेट प्रॉफिट दैट इज 20175। ऐसा ही है, सवाल स्टार्ट हो जाएगा 20175। जी भाई, रेवेन्यू की कोई एडजस्टमेंट होती है? ये बात तो हमने पढ़ा था, रेवेन्यू की कोई एडजस्टमेंट नहीं होती। फिर दूसरी है वही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसने कहा जी नोट नंबर 2 पढ़ लें। Idris paid for 95% of his purchases of 17660 by 5th April 2022 and the remainder in May 2020. There is ये मई 2022 होगा, सही ना? और क्वेश्चन के अंदर एग्जाम किट वालों की तरफ से बोंगी है, ये मई 2022 होगा, ठीक है? इसको सही करें। And the remainder in May 2022. There is no closing inventory at 5th April 2022. Idris is living in part of the bed and breakfast and 4500 of the purchases paid for during the period related to Idris. क्या करेंगे भाई? Goods for own use। और हमने क्या पढ़ा था? Goods for own use क्या हो जाएगा?
एड बैक हो जाएगा। तो मैंने कहा जी सबसे पहले इस नेट प्रॉफिट में हम बिस्मिल्लाह पढ़कर गुड्स फॉर ओन यूज को एड बैक कर देंगे। कितना? 4500। ठीक है भाई। फिर उसके बाद आगे बढ़ गए। फिर उसने कहा जी एक्सपेंसेस में, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में सबसे पहली अमाउंट किसकी गिवन है? डेप्रिसिएशन की। हमने क्या पढ़ा था? डेप्रिसिएशन इज नॉट अलाउड। डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होता, इसलिए मैं डेप्रिसिएशन की अमाउंट को वापस क्या कर दूंगा? एड बैक कर दूंगा। तो मैंने कहा जी सबसे पहले डेप्रिसिएशन को एड बैक कर दें। कितना है? 1250। ठीक हो गया। और इसकी जगह क्या माइनस करेंगे? कैपिटल अलाउंसेस। सही ना? क्योंकि अभी एक्रूवल बेसिस है तो हम क्या माइनस करेंगे? कैपिटल अलाउंसेस। कैपिटल अलाउंसेस में क्या क्या गिवन है? देखिए दो चीजें गिवन है बस, फर्नीचर और दूसरी चीज क्या गिवन है? मोटर कार। मोटर कार इज नॉट अलाउड। और नशाई प्रोमैक्स, मोटर कार इज नॉट अलाउड। ये कौन सा रूल लेकर आया है? ये तो पढ़ाया ही नहीं है मैंने। तो वो तो बता जो पढ़ाया है कम से कम, आगे पीछे का ही सही। यानी कि दो चीजें कैलकुलेट हो जाएंगी इसमें, फर्नीचर के ऊपर कैलकुलेट हो जाएगा और कार के ऊपर कैलकुलेट हो जाएगा। दो एसेट है। कैपिटल अलाउंस निकाल कर बता दें फटाफट शाबाश। कितना? 2250। हाँ कैलकुलेट करें शाबाश। फर्नीचर है और मोटर कार है। करे भाई कैलकुलेट करें। कितना? 5120। निकल गया ना। फिर देखें फर्नीचर के ऊपर तो एआई मिल जाएगा ना 3500 का। नहीं क्यों? नहीं तो फर्नीचर तो आपने परचेज किया, उस पर तो डायरेक्ट आपको 3500 का एआई मिलेगा। कैपिटल अलाउंसेस में जो भी नया एसेट आप खरीदते थे उस पर एआई मिलता था। सॉरी, अच्छा पता नहीं है, पहली लाइन में हमारे पास तो लिखा हुआ है इसी साल खरीदे। सर लिखा हुआ है द डेप्रिसिएशन चार्ज रिलेट्स टू फर्नीचर बॉट इन द पीरियड। बॉट इन द पीरियड का मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर हो गया ना। तो अब निकाल लो एआई लगा के 4553। वो एग्जाम किट लेकर बैठा, वो पीछे से आंसर बता रहे। बेटा तुम पहली दफा पढ़ रहे हो, मुझे 9 साल 10 साल हो गए पढ़ाते हुए F6। मुझे पता है कौन से सवाल की वैल्यू किसकी सही आती है और किसकी गलत आती है। कार इज नॉट अलाउड। अभी तक तो कार अलाउड नहीं थी है? और अभी कैपिटल अलाउंसेस ही कैलकुलेट हो रहे हैं। सियाने चले जी। फर्नीचर आ जाएगा कितने का? 3500 का। उसमें तो आपको एआई मिल जाएगा पूरा। ठीक है। मैं कह जी अगर हम कैपिटल अलाउंसेस की वर्किंग करें सही है, इस पर तो पूरा एआई मिल गया और ये पूरा का पूरा एआई किसमें चला जाएगा? कैपिटल अलाउंसेस के अंदर। पहली बात। अब आए गाड़ी के ऊपर। गाड़ी कितने की है मेरे भाई? 9000 की। CO2 मिशन कितना है? 35 ग्राम्स। WDA कितना परसेंट लग जाएगा? 18%। तो मैंने कहा जी 9000 WDA लगेगा 9000 इंटू 18%। ठीक हो गया। मल्टीप्लाई बाय 13 डिवाइडेड बाय 20।
मल्टीप्लाई बाय 13 डिवाइडेड बाय 20 कितना 1053, दोनों को प्लस किया तो 4553। तो कैपिटल अलाउंसेस आ जाएगा 4553। ठीक है भाई, सिंपल सी कहानी थी। जहां आप गाड़ी का CO2 मिशन पढ़ रहे थे, बिल्कुल उसी से नीचे वाली लाइन में ये बात मेंशन है कि गाड़ी के 20,000 माइल्स में से 13,000 बिजनेस माइल्स हैं। इसका मतलब है कि गाड़ी का क्या है, प्राइवेट यूज है। और जब किसी एसेट का प्राइवेट यूज होता है तो फिर उसका पूरा कैपिटल अलाउंस आगे ट्रांसफर नहीं होता, सिर्फ बिजनेस यूज के मुताबिक उसका कैपिटल अलाउंस आगे ट्रांसफर होता है। तो आप चाहें तो परसेंटेज निकाल लें, उठाएं कैलकुलेटर। टोटल माइल्स कितने थे 20,000, उसमें से बिजनेस माइल्स कितने हैं 13,000। परसेंटेज निकाल सकता हूं, निकालें जरा। 13,000 डिवाइडेड बाय 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 65%। इसका मतलब है कि गाड़ी का बिजनेस यूज कितना था 65%। तो मैं लेता 9,000 का 18% और फिर उसका कितना परसेंट ले लेता 65% ले लेता, तो आपके पास आंसर आ जाता 1053। देखिए ये ट्रेडिंग इनकम के सवाल में ना ये बात याद कर लें कि जब आप कैपिटल अलाउंस निकालने हैं ना, और जब कैपिटल अलाउंस में गाड़ी है तो याद रखें कि गाड़ी का प्राइवेट यूज लाजिम होगा सवाल के अंदर। गाड़ी का प्राइवेट यूज लाजिम होगा सवाल के अंदर, और वो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे किसी ना किसी पॉइंट में मेंशन होगा जो कि आपको पिक करना होगा। तो इस चीज को जहन में रख लें ताकि जब आप पेपर पे सवाल सॉल्व कर रहे हो तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। कि जब आप कैपिटल अलाउंसेस कैलकुलेट कर रहे हो, सोल ट्रेडर वाले सवाल में, ट्रेडिंग इनकम वाले सवाल में कैपिटल अलाउंसेस कैलकुलेट कर रहे हो, तो भाई उसमें अगर गाड़ी है, एसेट में कार है, तो उस केस में आपके पास कंपलसरी क्या होगा मेरे भाई, प्राइवेट यूज होगा, तो उसको कंसिडर कर लीजिएगा। क्लियर है बात यहां तक, कोई मसाइल? फिर उसके बाद देखो एक्सपेंस कौन सा था, मोटर एक्सपेंस 9340। क्या करूंगा, प्राइवेट यूज एड बैक कर दूंगा। 20,000 माइल्स में से प्राइवेट यूज कितना था 7,000, यानी कि अभी परसेंटेज निकाली थी ना हमने, 65% बिजनेस यूज था, तो प्राइवेट यूज कितना परसेंट होगा 35%। इसका मतलब है कि मोटर एक्सपेंसेस का 35% वापस क्या हो जाएगा, एड बैक हो जाएगा। तो मैंने कहा कि जी इसमें मैं प्लस कर दूंगा मोटर एक्सपेंसेस कितने के 9340 का कितना परसेंट 35%। जी भाई कितना 3269। तो ये ऐड बैक हो जाएगा 3269 से। अदर एक्सपेंसेस तो ऑल अलाउएबल है ना, तो इसका मतलब है कि इसे कुछ करने की जरूरत नहीं थी। तो मैंने कहा जी अदर एक्सपेंसेस तो एज इट इज आ जाएंगे 0, और प्लस माइनस करके हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट 24641। क्या हुआ? क्या औरतों की तरह चुटिया काट जी बेटा। अब आ जाए जरा रिक्वायरमेंट नंबर बी पर, यानी कि 2। बी का पार्ट 1 हमने कर लिया, जरा बी का पार्ट 2 देख लें। सवाल पहले पूरा देख लें, उसके बाद कॉपी कर लीजिएगा। पार्ट 2 में वो कह रहा है जी स्टेट व्हाई इदरीस इज एंटाइटल्ड टू यूज अ कैश बेसिस। वो कैश बेसिस यूज करने के लिए क्यों एंटाइटल्ड है?
150 से कम है, उसका रेवेन्यू एनुअल टर्नओवर 150,000 से कम है। ये बात मैंने आपको कल वाली क्लास में बताई थी कि भाई अगर किसी का एनुअल टर्नओवर 150,000 से कम होगा तो वो कैश बेसिस ऑप्शन को यूज कर सकता है। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट लिख लें शाबाश। बी के पार्ट 2 में सबसे पहले ये पॉइंट लिख लें। Idris is entitled to use cash basis as his total cash receipts is less than pound 150,000. Total cash receipt is less than pound 150,000. ठीक हो गया भाई? और फिर हम आ गए बी के पार्ट 2 पर। कैश बेसिस से रिलेटेड मैंने क्या बताया था कि सवाल सॉल्व होगा पूरा कंप्लीट पीएनएल के जरिए। तो इसका मतलब है कि मैं सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के क्या रिकॉर्ड कर दूंगा, रेवेन्यू कितना 49910 और नीचे उसने नोट नंबर 1 में क्या कहा है, रेवेन्यू इंक्लूड्स 10275 विच इज स्टिल रिसीवेबल। क्या करूंगा मैं इस अमाउंट को माइनस कर देंगे ना। ये बात हमने कल वाली क्लास में पढ़ी थी कि हम सिर्फ कैश रिसिप्ट्स और कैश पेमेंट्स के ऊपर बात करेंगे। तो मैंने कहा जी 10275 में माइनस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 39635। फिर अगेन इसमें से हम माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सही ना। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वाली कहानी माइनस कर देंगे। कितनी अमाउंट है 17660, उसका कितना परसेंट माइनस होगा 95, क्योंकि पेमेंट कितने की हुई है 95 की हुई है। तो मैंने कहा जी 17660 का कितना परसेंट 95%। जी भाई 16777 16777 माइनस हो जाएगा तो हमारे पास क्या कैलकुलेट हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट कितना 22858। अब किसकी बारी आई, एक्सपेंसेस की। जरा एक्सपेंसेस की लिस्ट में देखो, सबसे पहला एक्सपेंस कौन सा था, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की जगह हमारे पास क्या आता था, कैपिटल अलाउंसेस। लेकिन कैपिटल अलाउंसेस की जगह भी कैश बेसिस में क्या आता था, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और हमने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर कि भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है कि करंट फाइनेंशियल ईयर में हमने जितने भी फिक्स्ड एसेट्स खरीदे होंगे अदर देन कार, गाड़ी के अलावा जितने भी फिक्स्ड एसेट्स खरीदे हैं उन तमाम फिक्स्ड एसेट्स की कॉस्ट को अपने पास से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इसका मतलब है कि इस ग्रॉस प्रॉफिट में से मैं माइनस करूंगा कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना 3500। ठीक हो गया। फिर उसके बाद क्या आया, मोटर एक्सपेंसेस। उसके बाद कौन सा एक्सपेंस है, मोटर एक्सपेंसेस। और मोटर एक्सपेंसेस की जगह हम क्या लेकर आते थे, ऑथोराइज्ड माइलेज अलाउंस। मोटर एक्सपेंसेस की जगह हम क्या लेकर आते थे, ऑथोराइज्ड माइलेज अलाउंस। और ये ऑथोराइज्ड माइलेज अलाउंस बेसिकली किस पर कैलकुलेट होता था मेरे भाई, बिजनेस माइल्स के ऊपर। तो मुझे बताएं सवाल में बिजनेस माइल्स कितने, 13,000। कैलकुलेट कर लेंगे इस पर। मैंने कहा जी मोटर एक्सपेंसेस वर्किंग टू बैटरी देना, मोटर एक्सपेंसेस वर्किंग टू कितने माइल से 13,000। तो पहले 10,000 पर 0.45 तो ये हो जाएगा 4,500 और एक्सेस 3,000 पर 0.25 ये कितना हो जाएगा 750।
दोनों को प्लस किया तो 5250। तो मैंने कहा जी दोनों को प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 5250। तो मोटर एक्सपेंसेस को हम यहां पर कंसिडर करेंगे 5250, माइनस हो जाएगा। ठीक हो गया भाई। फिर उसके बाद क्या है, अदर एक्सपेंसेस। अच्छा, सवाल में अगर मैं देखूं तो अदर एक्सपेंसेस कितने हैं, 1485, लेकिन फिर उससे क्या कहा है, अनपेड कितने हैं 400, यानी कि 1485 में से फिर मैं 400 को क्या कर दूंगा, माइनस करके क्या आएगा 1085। ठीक है ना भाई। और कुछ बचा, प्राइवेट यूज कितना 4200, प्राइवेट यूज कितना आ रहा है 4200। अब एक मेन सवाल, इस 4200 का हम क्या करेंगे, $4200 के अमाउंट का क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये 4200 का प्राइवेट यूज है। अब मसला ये है कि ये जो प्राइवेट यूज है ना, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, और इस बार सवाल में प्रॉपर्टी एक्सपेंस नहीं है। अच्छा, कल वाली क्लास में वो जो रोजमेरी वाला सवाल किया था हमने, उसमें हमने क्या किया था कि हमने प्रॉपर्टी एक्सपेंस में से प्राइवेट यूज की अमाउंट को माइनस किया था, और माइनस करके फिर उसके बाद हमने क्या किया था, रिमेनिंग अमाउंट को एज एन एक्सपेंस चार्ज किया था। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस प्राइवेट यूज ने असल में मेरे एक्सपेंसेस को रिड्यूस किया था, इस प्राइवेट यूज ने मेरे एक्सपेंसेस को क्या किया था, रिड्यूस किया था। और एक्सपेंसेस को रिड्यूस करने का मतलब है कि इन शॉर्ट इस प्राइवेट यूज ने मेरे प्रॉफिट को क्या किया था, बढ़ाया था। इन शॉर्ट इसने मेरे प्रॉफिट को बढ़ाया था। तो अगर इसने मेरे प्रॉफिट को बढ़ाया था तो यहां पर भी ये मेरे प्रॉफिट को बढ़ाएगा। अब प्रॉफिट को बढ़ाने के दो तरीकेकार हैं, या तो मैं एक्सपेंसेस को रिड्यूस कर दूं, एक्सपेंसेस को रिड्यूस करूंगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और अगर ऐसा कोई एक्सपेंस नहीं है तो उस अमाउंट को ले जाकर डायरेक्टली प्रॉफिट में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। इट मींस कि मैं यहां पर इसे प्लस कर दूंगा एज अ प्राइवेट यूज एडजस्टमेंट। कितने से, 4200 से, और तमाम वैल्यूज को प्लस माइनस करके हमारे पास फाइनल अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगी, एंड दैट फाइनल अमाउंट इज नोन एज टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट। वैल्यूज को प्लस माइनस करके हमारे पास फाइनल अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगी ऑफ टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट 200 17223। प्राइवेट यूज एडजस्टमेंट में बताया कि भाई देखिए, एक ऑप्शन तो ये था जो हमने पिछले सवाल में किया था कि हमारे पास प्राइवेट एक्सपेंसेस गिवन थे, प्रॉपर्टी एक्सपेंसेस, तो हम क्या कर रहे थे कि इस प्राइवेट यूज को उसमें से क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे। तो इसके माइनस करने की वजह से एक्सपेंस क्या हो रहा था, कम हो रहा था। एक्सपेंस कम होने का मतलब है कि प्रॉफिट बढ़ जाएगा, सही है ना। अब इस बार एक्सपेंस नहीं है, लेकिन ये प्राइवेट यूज ने अल्टीमेटली मेरे प्रॉफिट को बढ़ाना है। तो मैंने कहा जी इसका एक तरीकाकार ये है कि मैं एक्सपेंसेस को कम करके प्रॉफिट बढ़ा दूं, या अगर एक्सपेंसेस नहीं है तो इस अमाउंट को ले जाकर डायरेक्टली प्रॉफिट के अमाउंट में क्या कर लूं, प्लस कर। तो जब डायरेक्टली प्रॉफिट में प्लस करूंगा तब भी ये मेरी अमाउंट को प्रॉफिट से क्या कर देगा मेरे भाई, 4200 से बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा।
क्या यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, इसका तीसरा वाला पार्ट आप लिख लेंगे खुद से। दोनों में से कौन सा बेनिफिशियल होगा? कैश बेसिस। क्यों? क्योंकि उसमें टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट कम है। टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट कम होगा तो ऑटोमेटिकली टैक्स लायबिलिटी भी कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अब जरा इसका ऑप्शन नंबर ए पढ़ लें। जी भाई। जरा पार्ट ए की रिक्वायरमेंट पढ़ लें। दिया हुआ है, ये जो हमने माइनस को इसको हम डायरेक्ट ऐड करें तब तो सेम नहीं आ रहा। भाई 9800 माइनस कर दो पूरा और नीचे 4000 प्लस कर दो। 9800 पूरा माइनस कर दो। मैंने कहा या तो एक्सपेंस कम कर दो या प्रॉफिट बढ़ा दो। अब तुम पहले 4000 को यहाँ से भी माइनस कर रहे हो, फिर 4000 को ऐड भी कर रहे हो, तो ये तो डबल एडजस्टमेंट होगी ना 4000। तो एक एडजस्टमेंट करोगे ना मेरे दोस्त। सही। या तो ऊपर से माइनस कर लो सही। या फिर नीचे डायरेक्टली प्रॉफिट में ऐड करो। जब प्रॉफिट में ऐड करोगे तो फिर यहाँ से माइनस नहीं करेंगे। एडजस्टमेंट तो एक होगी ना, वरना तो डबल एडजस्टमेंट हो जाएगी। ऐसे गिवन ही था इस वजह से। हाँ, वहां पर अगर प्रॉपर्टी एक्सपेंस होता तो इसी तरीके से एडजस्टमेंट हो जाता। ठीक है। चलें जी, पार्ट ए में वो क्या पूछ रहा है? पार्ट ए, ठीक है। जरा पार्ट ए से रिलेटेड रिक्वायरमेंट देख लें भाई, फिर उसके ऊपर हम जरा डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या करना है। देखिए पार्ट ए में उसने कहा जी, इदरीस विलियम हैज ओपनड अ स्मॉल बेड एंड ब्रेकफास्ट एंड कंसीडरिंग वेदर टू प्रिपेयर हिज अकाउंट टू 5th अप्रैल और 30th जून. Advise Idris of the advantages for tax purposes of selecting an accounting date of either 5th April or 30th June. वैसे इसकी डेफिनेशन मैंने आपको सेल्फ असेसमेंट पढ़ाते हुए समझाई थी। सेल्फ असेसमेंट में हमें ये बात याद रखनी है, जो मैंने उस वक्त भी आपको टॉपिक में बताई थी, कि सिर्फ एक वाहिद सिनेरियो होता है जिसमें सेल्फ असेसमेंट नहीं की जाएगी। हमने पढ़ा था कि जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो बिजनेस स्टार्ट के वक्त हमेशा सेल्फ असेसमेंट होगी, सिवाय एक केस के। और वो केस क्या था कि अगर आपका पहला फाइनेंशियल ईयर एंड 5th अप्रैल है, तो अगर आप पहला फाइनेंशियल ईयर एंड 5th अप्रैल रखेंगे तो फिर वहां पर हमें सेल्फ असेसमेंट करने की जरूरत नहीं है। इसने कहा जी मेरे पास एक ऑप्शन है, हम बिजनेस कब स्टार्ट कर रहे हैं? हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं ऑन 6th अप्रैल 2021। सुनना गौर से, हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं 6 अप्रैल 2021। एक ऑप्शन है 5th अप्रैल 2021, सॉरी 5th अप्रैल 2022 एज अ फाइनेंशियल ईयर एंड। और दूसरा ऑप्शन उसने कहा है कि जी मेरे पास है कि मैं 6 अप्रैल 2021 से बिजनेस स्टार्ट करूं, लेकिन पहला ईयर एंड करूं 30 जून 2022। तो उसने कहा कि मुझे दोनों की डेट्स के ना एडवांटेजेस बता दें। 5 अप्रैल को ईयर एंड करूंगा तो एडवांटेज क्या होगा, और 30 जून को ईयर एंड करूंगा तो एडवांटेज क्या होगा, दोनों के एडवांटेजेस बता दें। अब अगर मैं आपसे सिंपल सा सवाल पूछूं ऑन द बेसिस ऑफ 5th अप्रैल कि भाई अगर 5th अप्रैल ईयर एंड होगा तो बताएं फायदा क्या है? सेल्फ असेसमेंट नहीं करेंगे, और साथ साथ जब सेल्फ असेसमेंट नहीं करेंगे तो ओवरलैपिंग प्रॉफिट भी कैलकुलेट नहीं होगा, यानी कि हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ना सेल्फ असेसमेंट करनी पड़ेगी और ना ही ओवरलैपिंग प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। जिंदगी के मसाइल पुरसुकून चलते चले जाएंगे, आपको कोई मसला नहीं आएगा। क्या ये बात क्लियर है? तो पहले तो हम 5th अप्रैल के एडवांटेजेस लिख लेते हैं। हेडिंग डाल लें अपने पास, एडवांटेजेस ऑफ सेलेक्टिंग
5th April, advantages of selecting 5th April as accounting date. पहला point, if Idris select to prepare his account, if Idris select to prepare his account to 5th April, then there will be no basis period rule applied. There will be no basis period rule applied. Second, Idris will not have any overlapping profit. Idris will not have any overlapping profit. ठीक है भाई, फिर उसके बाद आप हेडिंग डाल देंगे एडवांटेजेस of selecting 30th June as accounting date. Advantages of selecting 30th June as accounting date. जी भाई, आपके हिसाब से 30 जून में क्या फायदा होगा? थोड़ा सा गौर से समझना। देखो, अगर ये मेरा फाइनेंशियल ईयर होता 6 अप्रैल से 5 अप्रैल, तो मुझे बताओ ये टैक्स ईयर कौन सा होता? 21-22। ठीक हो गया, इसमें तो कोई मसला नहीं है। अच्छा मुझे बताओ अगला वाला फाइनेंशियल ईयर कब होता? 6 अप्रैल 2022 से 5 अप्रैल 2023। भाई इसकी ये कौन सा टैक्स ईयर हो जाता? 22-23 हो जाता। और अगर मैं इसके बाद जाता तो 6 अप्रैल 2023 से 5 अप्रैल 2024, और ये कौन सा टैक्स ईयर होता? 23-24। एग्रीड है भाई तमाम लोग इस पर? अच्छा, अब अगर मैं 30th जून सेलेक्ट करता तो क्या होता? तो कुछ यूं फाइनेंशियल ईयर बनते। पहला वाला बनता 6 अप्रैल 2021 से 30 जून 2022। तो अगला फाइनेंशियल ईयर बताओ क्या होता? 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2023। उससे अगला वाला क्या होता? 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024। ऐसे ही। अच्छा मुझे बताओ अगर मैं इसकी सेल्फ असेसमेंट करता तो सेल्फ असेसमेंट की डेट्स क्या बननी थी? मैंने कहा जी मैं जाता स्टार्टिंग डेट से फॉरवर्ड टू द नियरेस्ट टैक्स ईयर। मैं जाता 6 अप्रैल 2021 से 5 अप्रैल 2000, कौन सा टैक्स ईयर हो गया? 21-22। और फिर सेकंड स्टेप में मैं करता फाइनेंशियल ईयर और टैक्स ईयर को बराबर। और फाइनेंशियल ईयर और टैक्स ईयर को बराबर करने के लिए मैं जाता फाइनेंशियल ईयर एंड से कितने मंथ्स बैक? 12 महीने। 30 जून 2022 से मैं जाता 12 महीने पीछे। तो मुझे बताओ डेट क्या बनती? 1 जुलाई 2021 टू 30 जून 2022। लेकिन मैं फैसला किस पर करता? फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन पर। फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन कौन से टैक्स ईयर में है? 22-23 में।
अब बात सुनना और से, अगर मैं 5 अप्रैल डेट सेलेक्ट करता तो 22-23 का फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होता? 5 अप्रैल 2023 को। और अगर मैं जून को सेलेक्ट करता तो 22-23 का फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होता? 30 जून 2022 को। सही है, 30 जून 2022 को जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ वो कौन से टैक्स ईयर का माना जाता? 22-23 का। अगर अप्रैल होता तो अप्रैल में फिर ये फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होता? 5 अप्रैल 2023 को। टैक्स पेमेंट डेट्स पढ़ी थी हमने, कौन से टैक्स ईयर की पढ़ी थी? 21-22 की। और अगर मैं कहूं कि तुमसे कोई डेट 22-23 की पूछ ले तो आपने कहा कि सर जो हमने 21-22 की डेट्स पढ़ी थी उसमें एक साल क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। हमने 21-22 की डेट्स पढ़ी थी कि उसमें पेपर फाइलिंग होती है कब? पेपर फाइलिंग होती है 31 अक्टूबर 2022 और इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग है 31 जनवरी 2023। इसकी है ना 31 जनवरी 2023। तो मुझे बताओ इसकी कब होगी? 31 जनवरी 2024। 22-23 के टैक्स ईयर की टैक्स पेमेंट है 31 जनवरी 2024। ऐसे ही है, चाहे यहां पर हो चाहे यहां पर हो। अब फर्क सिर्फ इतना आएगा कि अगर तुम 5 अप्रैल को ईयर एंड सेलेक्ट करोगे तो जब तुम्हारे 22-23 के टैक्स ईयर का फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा ना, ये 5 अप्रैल 2023, तो 5 अप्रैल 2023 के बाद तुम्हें टैक्स कितने मंथ्स के बाद पे करना पड़ेगा? काउंट कर ले, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक कितने मंथ्स हुए? 9 मंथ्स और 10 मंथ्स, यानी कि मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा आफ्टर 10 मंथ्स। लेकिन अगर मेरा ईयर एंड होता जून तो सर 22-23 के टैक्स ईयर का फाइनेंशियल ईयर खत्म होता 30 जून 2022 को। टैक्स कब पे करना पड़ता? 31 जनवरी 2024 को। यानी कि 2022 के 6 महीने, 2023 के पूरे 12 महीने और 2024 का 1 महीना, यानी कि फाइनेंशियल ईयर एंड होने के कितने महीने के बाद टैक्स पे करना पड़ता? 19 महीने के बाद। क्योंकि 30 जून 2022 को जब मैं फाइनेंशियल ईयर एंड करूंगा तो वो मुझे कहेगा कि भाई ये एंडिंग डेट के हिसाब से 22-23 के टैक्स ईयर में लाए हो रहा है, तो मैं इन प्रॉफिट पर तुमसे टैक्स लूंगा 22-23 के रूल्स के मुताबिक। और 22-23 के टैक्स पे करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2024 है, जो कि मेरे फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के कितने महीने के बाद आएगी? 19 महीने के बाद। इट मींस कि अगर मैं थोड़ा सा लेट फाइनेंशियल ईयर एंड करता हूं तो मेरी टैक्स पेमेंट डेट भी क्या हो जाएगी? डिले हो जाएगी। और ऑब्वियस सी बात है कि ये बात अब आप इतना पढ़कर आ चुके हैं कि पेमेंट आप जितनी डिले करके करेंगे आपको उतना ही फायदा होगा। पेमेंट आप जितनी देर से देंगे आपके लिए उतना ही क्या है मेरे भाई? फायदेमंद है, बेनिफिशियल है। तो इसका मतलब यह है कि पेमेंट डिले करना आपके लिए फायदेमंद है। और अगर आप 30 जून 2022 का ईयर एंड रखेंगे तो आपको ईयर एंड के बाद जो टैक्स पे करना पड़ेगा वो कितने महीनों के बाद करना पड़ेगा? 19 महीनों के बाद। अब जाहिर सी बात है, जब आपको 19 महीनों के बाद टैक्स पे करना है, जब ये यहां पर कितने महीनों के बाद पे करना था? 10 महीनों के बाद। तो भले वहां पर सेल्फ असेसमेंट होगी, ओवरलैपिंग प्रॉफिट आएगा, लेकिन आपको हर साल टैक्स कितने महीनों के बाद पे करना पड़ा होगा? 19 महीने के बाद। यानी कि हर साल फाइनेंशियल ईयर एंड करने के 19 महीने के बाद टैक्स पे करना है। तो सोचें कि जितना टैक्स होगा उतना तो 19 महीने में आप उस पैसों से नोटे कमा लेंगे। सही है ना? कि ऑब्वियस सी बात है कि आपने टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर ली, लेकिन टैक्स लायबिलिटी पे करने के लिए अभी आपके पास 19 मंथ्स का टाइम है। तो आपके पास कैश आउटफ्लो अभी तो नहीं हो रहा, वो कैश की अमाउंट आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके मजीद वहां से क्या कमा सकते होंगे? प्रॉफिट अर्न कर सकते होंगे। तो इस चीज को जहन में रखें कि कभी भी अगर आप 5 अप्रैल के अलावा कोई भी ईयर एंड सेलेक्ट करते हैं, अब चाहे ये ईयर एंड 30 अप्रैल होता, चाहे ये ईयर एंड 31 मई होता, चाहे ये ईयर एंड 30 जून है, 31 जुलाई है, 31 अगस्त है, मतलब 5 अप्रैल के अलावा कोई भी ईयर एंड होता ना, तो ऑटोमेटिकली उसमें तुम्हें फायदा ये होगा कि तुम्हारी टैक्स पेमेंट डेट आगे बढ़ जाएगी। तुम्हें टैक्स डिले करके पे करना पड़ेगा। तुम टैक्स जितना डिले करके पे करोगे ऑटोमेटिकली तुम्हें उतना ही ज्यादा क्या होगा मेरे भाई?
बेनिफिट होगा, फायदा होगा। और यही बातें हमने एडवांटेजेस के तौर पर वहां पर मेंशन करनी है, लिखनी है। तो जरा लिख लेंगे अपने पास। नंबर 1, if Idris prepare his accounts on 30th June, the interval between the profit earning and payment of its tax liability would increase. And payment of tax liability would increase. Number 2, 30th June accounting date will make it easier to implement a better tax planning. सही भाई। 30 जून से एक तो आपका टैक्स पेमेंट डेट डिले हो जाएगी, और आपको टैक्स जितना डिले करके पे करना होगा, आपके पास टैक्स प्लानिंग के लिए उतना ही ज्यादा टाइम अवेलेबल होगा। आपको टैक्स जितना डिले करके पे करना है, आपके पास टैक्स लायबिलिटी इंप्लीमेंट करने के लिए कि जी किस तरीके से लीगल वे में हम टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं, इसकी प्लानिंग के लिए उतना ही ज्यादा आपके पास टाइम अवेलेबल होगा, ताकि आप उसको सही तरीके से आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हो। क्लियर है भाई बात यहां तक? कोई मसाइल? अच्छा, इसी से आगे देखें, एक और क्वेश्चन है, दैट इज 111। अच्छा देखिए, छोटा सा सवाल है, 4 ट्रांजैक्शन है सिर्फ, ये सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम नमाज ब्रेक ले लेते हैं, ताकि फिर हम नमाज ब्रेक के बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह लॉसेस का। अच्छा जी, जरा देखिए, ईथल ब्राउन स्टार्टेड टू रन अ स्मॉल बेड एंड ब्रेकफास्ट बिजनेस एज अ सोल ट्रेडर ऑन 6th April 2021. She prepared her first accounts for the year to 5th April 2022. She has read about the cash basis of accounting and HMRC flat rate expenses adjustment, which are intended to simplify tax accounting for small businesses. अच्छा, ये जो flat rate expense adjustment है ना, हाईलाइट करो इसको। ये जो क्वेश्चन के सेकंड पैराग्राफ की पहली लाइन में लिखा हुआ फ्लैट रेट एक्सपेंस एडजस्टमेंट, ये फ्लैट रेट एक्सपेंस एडजस्टमेंट वही 4 चीजें जो मैंने आपको कल वाली क्लास में एक्सप्लेन की थी। कंप्लीट पीएनएल, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऑथोराइज माइलेज अलाउंस और प्राइवेट यूज की अमाउंट कैलकुलेट करके दी हुई। तो जो कल मैंने आपको 4 बातें एक्सप्लेन की है ना, उन 4 बातों को कंबाइन करके एचएमआरसी नाम देता है फ्लैट रेट एक्सपेंस एडजस्टमेंट। उन 4 बातों को एचएमआरसी टोटल करके किसका नाम देता है? फ्लैट रेट एक्सपेंस एडजस्टमेंट। एक ही बात है, उसमें कोई नई चीज नहीं है। अब इन द ईयर टू 5th April 2022 शी हैज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। अब आपको 4 ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं, आपने इन 4 ट्रांजैक्शंस को क्या करना है? आपने इन 4 ट्रांजैक्शंस को अपने पास रिकॉर्ड करना है। पार्ट ए में अगर आप देखें तो पार्ट ए तो बहुत ही सिंपल है।
उसने क्या कहा है कि जी कैलकुलेट ईथल टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 5th April 2022 assuming that she opts to prepare her accounts using the cash basis. उसने कहा जी आपने पार्ट ए में इस सवाल को सॉल्व करना है किस बेसिस के मुताबिक, कैश बेसिस के मुताबिक। हाँ, लेकिन अलबत्ता उसने क्या कहा है, योर आंसर शुड बी सपोर्टेड विद ब्रीफ नोट्स टू एक्सप्लेन हाउ यू हैव ट्रीटेड द ट्रांजैक्शन इन नोट 1 to 4। उसने कहा जी साथ ही साथ आप मुझे ब्रीफ नोट्स के जरिए ये भी बताएंगे कि आपने एडजस्टमेंट्स किस तरीके से की हैं, मतलब प्लस माइनस वाली कहानी आप मुझे पूरी सॉल्व करके बता रहे होंगे। पहले आप इसको लिखकर सॉल्व करके बताएं और फिर उसी सॉल्यूशन को आपने किस में लिखना है मेरे भाई, वर्ड्स के अंदर लिखकर बताना है। तो नोट्स भी लिखने हैं, सही है। तो बेसिकली अगर इस किस्म का सवाल आएगा तो पर्टिकुलरली उसी एक्सेल के नीचे नोट्स आ रहे होंगे, सही ना, क्योंकि यहां पर अब आपके पास ऑप्शन तो है नहीं कि आप खुद से सेलेक्ट कर सकें कि आपने एक्सेल पे सॉल्व करना है या फिर वर्ड पे सॉल्व करना है। अब वहां पे जो भी फाइल आएगी वो फिर आपकी किस्मत है। नॉर्मली मेरे हिसाब से इसमें आपके पास एक्सेल की फाइल आएगी, क्योंकि इसका पार्ट ए और पार्ट बी का जो मेजर पोर्शन है वो कैलकुलेशन बेस्ड है, और जब कैलकुलेशन बेस्ड है तो इसका मतलब है कि आगे वो आपको वर्ड की फाइल नहीं देगा बल्कि किसकी फाइल देगा, एक्सेल की फाइल देगा। और फिर अगर इस किस्म की कोई छोटी मोटी थ्योरी होगी वो फिर एक्सेल पर ही निपटाई जा रही होगी, उसको फिर अलग से रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। क्लियर है भाई बात यहां तक? अच्छा जी, अब जरा सवाल पर आ जाए। अब अगर मैं इसको कैश बेसिस पर सॉल्व करने जाता हूं तो मैं सबसे पहले क्या रिकॉर्ड करूंगा, मैंने कहा जी सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के रिकॉर्ड हो जाएगा क्या, रेवेन्यू। सबसे पहले रिकॉर्ड हो जाएगा रेवेन्यू। कितना है, 74,000। पढ़ते जाएं भाई सवाल साथ साथ। 74,500। उसमें से आगे उसने क्या लिखा है, 10,000 नहीं मिले तो क्या करूं, 10,000 को माइनस कर देंगे। मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह पड़ेगा, 10,000 तो पहले उड़ा देंगे। कितना आ गया, 64,500। दूसरी ट्रांजैक्शन पढ़े, payment of pound 25,000 in respect of food, utilities and other household costs. She lives in part of the bed and breakfast premises with her husband and 2 children, and 35% of the food, utilities and other household costs relate to their private use. The HMRC flat rate private use adjustment for 4 occupants of business premises 7,800. भाई टोटल खर्चा कितना हुआ, टोटल खर्चा कितना हुआ, 25,000, जिसमें से उसने कहा है कि 35% प्राइवेट यूज है और प्राइवेट यूज की अमाउंट भी दी हुई है। तो मुझे बताओ मैं यहां पर परसेंटेज लूं या अमाउंट लूं, अमाउंट लेंगे। क्यों अमाउंट लेंगे, ये बात मैंने आपको बताई थी कि परसेंटेज लेंगे अक्रूवल बेसिस के अंदर, लेकिन जब कैश बेसिस पर सवाल सॉल्व कर रहे होंगे तो कैश बेसिस में जो प्राइवेटली यूज अमाउंट एचएमआरसी की तरफ से कैलकुलेट करके दी गई होगी मैं उस अमाउंट को कंसीडर करूंगा। इसका मतलब यह है कि जब इस रेवेन्यू में से मैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस करने जा रहा हूंगा तो मैं लूंगा 25। एक्सपेंस कितना है, 25। अब 25 में से प्राइवेट यूज की अमाउंट को माइनस कर देंगे। प्राइवेट यूज की अमाउंट कितनी थी, 7,800। तो 25,000 में से 7,800 माइनस हुआ तो असल में एक्सपेंस कितना आया, 17,200। ठीक हो गया, कोई मसाइल? तीसरी ट्रांजैक्शन बढ़ो, बताओ क्या आएगा, सुनना गौर से। ऑन 1 June 2021 Ethel paid a car dealer 14,000 by check for a car with CO2 emission of 40 grams. She also made payments totaling 3,000 related to the running cost of the car for the year. She has used the car 40% of the time for private purposes and she drove 11,000 business miles during the year. सर जो आपने गाड़ी खरीदी है क्या उसका कुछ करना है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि कैश बेसिस में कार इररेलेवेंट है, छोड़ देंगे। फिर उसने कहा है कि कौन से एक्सपेंसेस हुए हैं, मोटर एक्सपेंसेस। कितने के, 3,000 के। लेकिन सर हम कैश बेसिस में मोटर एक्सपेंसेस की जगह क्या निकालते थे, ऑथोराइज माइलेज अलाउंस निकालते थे। और ये ऑथोराइज माइलेज अलाउंस किस पर निकलता था, बिजनेस माइल्स के ऊपर। कितने बिजनेस माइल्स, क्या इस 11,000 पर निकाल के दे सकते हो अमाउंट? पहले 10,000 पर कितना, 4,500, और एक्सेस 1,000 पर कितना, 0.25। दोनों को प्लस करके बताओ कितना आ जाएगा, ऑथोराइज माइलेज अलाउंस कितना आ जाएगा, 4,750।
एग्रीड है भाई? तमाम अफराद इस पॉइंट पर एग्रीड हैं। और मुझे बताओ आखिरी पॉइंट का क्या करें? आखिरी पॉइंट, इक्विपमेंट खरीदा आपने, क्रेडिट पर है, तो इसका मतलब है क्या हो जाएगा? जीरो। तो मैंने कहा जी इक्विपमेंट यहां पर क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। और जीरो क्यों आएगा? क्योंकि मैंने ये इक्विपमेंट किस पर खरीदा है? क्रेडिट पर खरीदा। कैश पे खरीदा होता तो पूरा माइनस हो जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन क्योंकि उधार पे खरीदा है, कैश पेड नहीं हुआ, इस वजह से माइनस करने की इजाजत भी नहीं होगी। माइनस करके हमारे पास आ जाएगा टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट। कितना? 42550। तुम टोपियां ओपियां उतारो तो सर पे हवा लगे ना, तो पता चले क्या है। ठीक है भाई, एग्रीड। अब ये जो ट्रांजैक्शंस की है ना हमने, उसने क्या कहा है कि इन्हीं ट्रांजैक्शंस को मुझे किस में करके बताओ? नोट्स में भी लिख कर बताओ कि तुमने क्या एडजस्टमेंट की है। सही ना? आपने उसको ये चीज नोट्स में भी एक्सप्लेन करनी है कि क्या एडजस्टमेंट की है। उतार दी उसने, गुस्सा आ गया तुम्हें, टोपी उतार दी। ठीक है भाई, तो जरा हेडिंग डाल दे नोट्स की। हेडिंग डाल देंगे नोट्स। सुनते जाना गौर से। पहला पॉइंट, मुझे बताओ सेल्स में क्या एडजस्टमेंट की है? 10,000 माइनस किए, क्यों? क्योंकि वो अमाउंट अभी स्टिल रिसीवेबल है। क्योंकि 10,000 की अमाउंट आपको अभी तक रिसीव नहीं हुई है, इस वजह से वो 10,000 की अमाउंट आपके रेवेन्यू में से क्या हो जाएगी मेरे भाई? माइनस हो जाएगी, डिडक्ट हो जाएगी। बस ये जो एडजस्टमेंट मैंने की है, इसे वर्ड्स में लिखकर बताना है नोट्स के अंदर एग्जामिनर को, और कुछ एडिशनल करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है बात? लिख लेंगे पहला पॉइंट, नोट नंबर 1, इनकम ऑफ पाउंड 10,000 income of pound 10,000 is still outstanding at the end of the financial year, so it will be excluded from total revenue. ठीक है भाई। दूसरे पॉइंट में हमने क्या किया है कि जो 25,000 का एक्सपेंस था, उसमें से जो प्राइवेट यूज की अमाउंट है वो हमने क्या कर दी? माइनस कर दी। बस ये बात उसको बतानी है। तो नोट नंबर 2, the total expense of business premises is pound 25,000 out of which pound 7,800 is for private use, which will reduce the expenses to pound 17,200.
तीसरे वाले में क्या किया है, मोटर एक्सपेंसेस है, और मोटर एक्सपेंसेस की जगह हम क्या निकाल लेते हैं, ऑथराइज माइलेज अलाउंस। कौन से माइल्स के ऊपर, बिजनेस माइल्स के ऊपर। बस ये कहानी बता देनी है उसको। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू HMRC, according to HMRC, the authorized mileage allowance will be calculated on business miles, and will be deducted from income. और आखिरी वाले में हमने क्या किया, इक्विपमेंट को क्यों जीरो लिया हमने भाई, क्योंकि क्रेडिट पे खरीदा था। बस ये पॉइंट बता देंगे। द अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट इज जीरो because the purchase is on credit terms, and no payment is made during the accounting period. ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक बात सबको? तो अब हम सवाल की रिक्वायरमेंट नंबर बी देख लेते हैं। देखिए रिक्वायरमेंट नंबर बी में उसने आपको क्लियरली कहा है कि कैलकुलेट ईथल टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 5 अप्रैल 2022 यूजिंग द अक्रूवल बेसिस। अच्छा, अब जरा एक चीज यहां पर समझने वाली है। अब मुझे दूसरे नंबर पर जो टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना है वो किस बेसिस के ऊपर करना है, अक्रूवल बेसिस पर। लेकिन सर एक मसला है, और वो मसला ये है कि इस बार सवाल में P&L नहीं बना हुआ। इसका मतलब ये है कि अब इस बार अगर मैं अक्रूवल बेसिस पर कैलकुलेशन करने जाता हूं तो मुझे अक्रूवल बेसिस पर भी एक पूरा कंप्लीट P&L खुद से बनाना पड़ेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। यानी कि इसी तरीके से बनेगा, सुना बहुत से, इसी तरीके से बनेगा। बस फर्क सिर्फ इतना आ जाएगा कि मैं रूल्स कौन से वाले लगाऊंगा, अक्रूवल बेसिस वाले। बात सुनना मेरी गौर से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें रेवेन्यू लूंगा तो सर रेवेन्यू पूरा आएगा कितना, 74,500। सही है, अक्रूवल बेसिस में रेवेन्यू पूरा आ जाएगा 74,500। एग्रीड हो? अच्छा, फिर इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। भाई कितने, अच्छा देखो असल में तो एक्सपेंस कितना था, 25,000 का, लेकिन हमने एडजस्टमेंट पढ़ी थी ना, ये इसमें प्राइवेट यूज था। देखो एडजस्टमेंट में देखो प्राइवेट यूज कितना परसेंट था, 35%। इस बार अमाउंट तो नहीं लेंगे ना, इस बार क्या लेंगे, परसेंटेज। तो मुझे बताओ प्राइवेट यूज कितना परसेंट था, तो बिजनेस यूज कितना होगा, तो माइनस कितना करूंगा, 65%। इसका मतलब है कि मैं 25,000 का 65% यहां से माइनस करूंगा, तो 25,000 का 65% कितना, 16,250। जी भाई, एग्रीड है इस पर? इसमें किसी को कोई मसला? फिर उसके बाद थर्ड वन, तीसरे नंबर पर एक अमाउंट उसने निकाल कर दी हुई है, कितनी, कौन सी, मोटर एक्सपेंसेस की। कितनी अमाउंट है मोटर एक्सपेंसेस की, 3,000।
लेकिन मुझे बताओ कि क्या ये गाड़ी पूरी बिजनेस यूज थी? इस गाड़ी में प्राइवेट यूज कितना था? 40%। तो बिजनेस यूज कितना होगा? 60%। इसका मतलब है कि मैं 3000 का कितना माइनस करूंगा? 60%। तो ये कितना हो जाएगा? 1800। और इसमें से एक और चीज माइनस हो जाएगी जिसे हम किसका नाम देते हैं? कैपिटल अलाउंसेस का। अब मेरा एक मेन सवाल, तीसरा और चौथा पॉइंट पढ़कर बताओ कैपिटल अलाउंस किस किस पर कैलकुलेट हो जाएगा? अच्छा, वो जो पॉइंट नंबर 4 है किचन इक्विपमेंट, कितने का? 350। वो तो पूरा आ जाएगा ना, क्योंकि उसमें तो 350 का AIA मिल जाएगा। मैंने कहा वो तो पूरा ही आवे। एग्रीड। दूसरी चीज किस पर आएगी? क्या आएगी? गाड़ी का CO2 मिशन कितना है? 40 ग्राम। तो WDA कितना लगेगा? 18%। तो मैंने कहा कि अगर मैं कैपिटल अलाउंसेस की वर्किंग कुछ यूं कर दूं, कितनी ये गाड़ी? 14,000। WDA कितना परसेंट? आगे 9/12। क्यों है? 10/12। 9 या 10? क्यों 10? क्यों? जून में लिए। बिजनेस यूज की तो अभी बात कर रहा हूं मैं। बोलो 10 या 9? सोच लें, 10 या 9? मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि हम जून से काउंट करेंगे कहां तक? मार्च तक। हम जून से काउंट करेंगे कहां तक? मार्च तक। जून से लेकर मार्च तक कितने मंथ्स बनेंगे? 10 महीने। थोड़ा सा टाइम निकाले तमाम अफराद जहर पिए और मर जाए फौरन से। अबे पूरा कैपिटल अलाउंसेस का टॉपिक पढ़ा दिया था कि एसिड का परचेजिंग डेट इररेलेवेंट होती है। फुल इन द ईयर ऑफ परचेज एंड नन इन द ईयर ऑफ सेल। फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से WDA प्रोरेट होता है, लेकिन एसिड की परचेजिंग डेट इररेलेवेंट होती है। तुम लोगों ने तो बेड़े गर्क ही करने परचे गए। अबे तू अकेला बोल रहा था ना, बाकी तो नहीं बोल रहे थे। तो भाई एसिड की परचेजिंग डेट इररेलेवेंट है। WDA और AIA प्रोरेट होता है ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अगर फाइनेंशियल ईयर 12 महीने से कम है तो प्रोरेट होगा। एसिड आपने कभी भी खरीदा है उससे प्रोरेशन नहीं होगी। या अल्लाह खैर। अब आ जाए, इसका कितना परसेंट ले लेंगे? 60%, क्योंकि बिजनेस यूज 60% ऐसे ही है। बोर्ड पर देखेंगे और मैं इसमें प्लस कर रहा हूं 350। सही है ना भाई? 350 कौन सा वाला आ गया? ये इक्विपमेंट वाला AIA जो था। तो इस पूरी इक्वेशन से WDA निकल आएगा प्लस AIA 350 प्लस हो जाएगा। तो बताएं कितना आ गया कैपिटल अलाउंस? 1862 माइनस करेंगे तो टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट। देखिए जो छोटी छोटी मिस्टेक कर रहे हैं ना आप, यही आपके पेपर की वाट लगाएंगे। फिर आप बोलेंगे सर पेपर बहुत अच्छा हुआ था, बस नजर लग गई थी हमें। रूल्स याद रखें भाई, रूल्स। जी भाई, क्लियर है बात यहां तक? तो उसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है।